अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लाइव जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में छोटी दिवाली की त्यौहार की खुशी में और आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। प्यारे साथियों, ये जो अपना टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम पार्टों में पढ़ेंगे और आज की छोटी दिवाली की खुशी में हम केवल इसके पार्ट फर्स्ट का और अध्ययन करेंगे। इसको हम कम से कम 3 या 4 पार्टों में इस जो टॉपिक है इसका अध्ययन करेंगे। दीपावली की ये छोटी स्पेशल जो क्लास है या अवकाश स्पेशल जो क्लासें हैं, और मेरे सभी प्यारे साथियों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और छोटी दिवाली को अपने मारवाड़ी में प्यारे साथियों कांति दिवाली भी कहते हैं, या छोटी दिवाली को रूप चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। छोटी दो दिवाली है, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस के रूप में भी जाना जाता है। और इससे इस रूप चौदस को सौंदर्यता का त्योहार भी कहते हैं। सौंदर्यता का या सवस्ता का इसे त्योहार भी कहते हैं। इसके पीछे यह है प्यारे साथियों कि इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण की 16,000 जो दासियां थी और उन दासियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त करवाया था और उन 16,000 दासियों ने इसे सौंदर्यता के त्यौहार में, मुक्ति के त्यौहार के रूप में मनाया था। ऐसा कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने तेल से स्नान किया था, तो इसलिए घर के बाहर इसी दिन शाम को तेल का दीपक जलाया जाता है और इसे रूप चतुर्दशी या सौंदर्यता का त्योहार या रूप चौदस के रूप में इसे जाना जाता है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को रूप चतुर्दशी की और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और हमारे अपेक्स परिवार पर सभी पर बने रहे। एक बार पुनः है अपेक्स परिवार की ओर से और आपके अपने गुरु सुरेंद्र महला की ओर से मेरे सभी प्यारे साथियों को, विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे साथियों, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि भारत में हमारा आज का टॉपिक है और ये लगभग सभी एग्जामों में ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, भारत में ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल या ब्रिटिश वायसराय। तो प्यारे साथियों देखो, सबसे पहले तो ये ब्रिटिश गवर्नर या वायसराय किस प्रकार से, कौन कौन से बने और किस प्रकार से इनके हाथ में शक्ति आई। तो सामान्य सा परिचय पहले तो ये देखो प्यारे बच्चों कि भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और इस समय भारत के मुगल बादशाह थे अकबर। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उस समय तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1608 में और उस समय भारत के मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर, और 1608 में कैप्टन जो हॉकिंस है वो अजमेर में आकर जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगते हैं। परंतु पुर्तगालियों की अड़चन के कारण, पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण और कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति अजमेर में जहांगीर के द्वारा नहीं दी जाती है। और उसके बाद में आते हैं सर टॉमस रो, भारत में पहले अंग्रेज राजदूत के रूप में। बाद में आते हैं भारत में सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत के रूप में आते हैं और उसके बाद में अंग्रेजों को जहांगीर के द्वारा व्यापार की अनुमति मिलती है। और प्यारे साथियों, व्यापार की अनुमति मिलते ही अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थापित की। और धीरे धीरे ये कहते हैं ना कि अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा पूछा मानी हाथ ही पकड़ लिया, हमारी कमी के कारण, हमारी आपसी फूट के कारण। तो देखो प्यारे साथियों, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना
सर्वप्रथम प्लासी के युद्ध के पश्चात हुई थी। कि भारत में पहले तो ये केवल एक कंपनी थी, ये एक व्यापारी थे, ये बनिए थे, केवल दुकानदार थे। परंतु 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है पश्चिमी बंगाल में सिराजुद्दौला के और मीर जाफर के बीच में, और उसी प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की या भारत में कंपनी की या अंग्रेजी शासन की स्थापना मानी जाती है। और 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में, मानी जो बंगाल राज्य है जो आगे चलकर दो भागों में बटेगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करेंगे, फिर ये होगा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी बंगाल अपना राज्य है। तो बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख रॉजर ड्रैग था, मानी प्लासी के युद्ध के। यहां से ये क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे प्यारे साथियों कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख कौन था? रॉजर ड्रैग था। प्लासी की युद्ध की सफलता में रॉबर्ट क्लाइव की महती और निर्णायक भूमिका रही थी। दूसरा क्वेश्चन यह बनेगा कि प्लासी के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका किसकी रही? रॉबर्ट क्लाइव की निर्णायक भूमिका रही। इसलिए बंगाल विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। और यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लासी के युद्ध में अपनी महती और निर्णायक भूमिका देने के कारण लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। और पहली बार भारतीय जो हैं अंग्रेजों से हार जाते हैं। परंतु वैसे देखा जाए तो ये युद्ध थाई भारतीयों के बीच में, ससुर और दामाद के बीच में। अंग्रेज तो केवल मीर जाफर को एक वचन देकर और युद्ध लड़वाते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला या सिराज को, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली कहा जाने वाला जो मीर जाफर है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और उस समय जो अंग्रेजों के प्रमुख रॉजर ड्रैग थे, परंतु रॉबर्ट क्लाइव की प्लासी के युद्ध में निर्णायक भूमिका रहती है, तो इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये हैं प्यारे साथियों बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत के गवर्नर बंगाल के गवर्नर रहे, सॉरी बेटा, 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक, मानिए 2 बार क्या रहे? बंगाल के गवर्नर रहे। इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों 1725 में और इनकी मृत्यु होती है 1774 में, जो बंगाल के पहले गवर्नर माने जाते हैं, जो बंगाल के पहले गवर्नर। अब देखो बंगाल इन्होंने क्या क्या काम किया, यहीं से अपने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं बहुत सारी रोचक जानकारियों से आपको वाकिफ करवाते हुए चलूंगा। तो देखो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किन के काल में लागू हुई? तो लॉर्ड क्लाइव के काल में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। प्यारे साथियों ध्यान देना, विश्व की सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली कौन सी है? द्वैध शासन प्रणाली, दोहरी। और द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन प्रणाली के जनक हैं प्यारे साथियों लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। और लियोनिस कार्टिस की द्वैध शासन प्रणाली को भारत में पहली बार किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। कहां लागू किया? बंगाल में। और यही द्वैध शासन प्रणाली प्यारे साथियों 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू होगी। 1919 का जो अधिनियम बनेगा उसके द्वारा ये प्रांतों में लागू होगी और 1935 के अधिनियम के द्वारा यही द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में लागू होगी, जो विश्व की सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली मानी जाती है। आगे देखो इनका काम। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ
इलाहाबाद की संधि की। और ये क्वेश्चन भी अपने, इलाहाबाद को आज प्यारे साथियों प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा मुगल सम्राट अकबर ने, और अकबर के इलाहाबाद रखे गए नाम को वर्तमान में प्रयागराज कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। जिस प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहां पर अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में हारे जाते हैं। तो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और उस समय भारत के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज कौन सी संधि करते हैं? इलाहाबाद की संधि करते हैं। और अब मजबूर है हम, मजबूर होकर हमारा मुगल बादशाह मानी मुगलों का अस्तित्व भी, या मुगलों का भी सूरज डूबने के कंगार पर है। क्यों कंगार पर है प्यारे साथियों? इसलिए है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होकर और भारत में मराठों की शक्ति नष्ट हो चुकी है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका है, 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है। तो अब अंग्रेजों का बोलबाला है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भारत का मुगल बादशाह भी धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। तो लॉर्ड क्लाइव के काल में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से ये क्वेश्चन उठ उठ के अपने आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि से प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की। आगे देखो, बंगाल के राजस्व की वसूली के लिए लॉर्ड क्लाइव ने उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को, मानी लॉर्ड क्लाइव को जो ही इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी प्राप्त हुई, तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल से टैक्स वसूलने के लिए, बंगाल को लूटने के लिए बंगाल की उप दीवानी मोहम्मद रजा खां को, बिहार के लिए राजा सीताबराय को तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। माने इन तीनों राज्यों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने 3 उपदीवान नियुक्त किए। बंगाल के मोहम्मद रजा खां को, बिहार के राजा सितारबाराय को, उड़ीसा का राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। ये काम करते थे, अंग्रेजों के लिए कार्य एकत्रित करते, अंग्रेजों के लिए भारतीयों को लूटते और उनको अंग्रेजों को धन जमा करवाते। सालावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा क्लाइव को उमरा की उपाधि दी गई। उमरा की, तो यहां पर प्यारे साथियों एक क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के किस गवर्नर को उमरा का खिताब मिला? तो बंगाल के पहले ही गवर्नर, द्वैध शासन प्रणाली को पहली बार लागू करने वाले, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉर्ड क्लाइव को भारत के मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने उमरा का खिताब या उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे देखो, क्लाइव ने अंग्रेज सेना को 3 केंद्रों में विभाजित किया, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर ने। माने क्लाइव को अब ये लगने लग गया था कि इस प्रकार से भारत में सेना की तैनाती की जाए, ब्रिटिश सेना की, जो सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति हितैषी हैं कि वो कभी आगे यदि कोई मुसीबत आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान ना हो। तो बंगाल ने सेना के 3 केंद्र, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, बिहार का मुंगेर और बंगाल का बांकीपुर, यहां पर उसने सेना तैनात की लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। तो देखो, आपसे पूछा जा सकता है मुंगेर कहां स्थित है? बिहार में। बांकीपुर कहां है? पश्चिमी बंगाल में। इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 1759 में अंग्रेजों व डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। माने अंग्रेज, प्यारे साथियों, अंग्रेजों को भारतीयों से ही सामना नहीं करना पड़ रहा व्यापार करने में, अंग्रेजों को अन्य यूरोपीय जातियों से भी करना पड़ रहा। भारत में 4 यूरोपीय जातियां आई थी,
देखना भारत में 4 यूरोपीय जातियां। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई? पुर्तगाली, वास्को डिगामा के रूप में। कहाँ से आया प्यारे बच्चों? पुर्तगाल से आए। भारत में डच आए। भारत में डच किस देश से आए? नीदरलैंड देश से आए। 4 जातियां आई यूरोपीय भारत में। फ्रांसीसी कहाँ से आए प्यारे साथियों? फ्रांसीसी फ्रांस से आए। अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ भी युद्ध लड़ेंगे, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। और अंग्रेज भारत में कहां से आए? इंग्लैंड से आए। तो इनको भारतीय मुसलमानों और हिंदू राजाओं से तो लड़ना ही लड़ना है, इनको यूरोपीय जातियों से भी लड़ना है। तो 1759 में अंग्रेजों 2 यूरोपीय जातियों के बीच युद्ध हुआ, इंग्लैंड के अंग्रेजों के बीच और नीदरलैंड के डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। तो प्यारे साथियों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1759 में। आगे देखो, लॉर्ड क्लाइव के काल में सवेत विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, आगे देखो, पर्सिवल स्पेयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां पर क्वेश्चन यह बनेगा, भविष्य का अग्रदूत किस बंगाली गवर्नर को कहा जाता था? तो भविष्य का अग्रदूत बंगाली गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता था। और कहने वाले कौन है? पर्सिवल स्पेयर। और इनकी बात राइट भी हुई, इनकी बात राइट भी हुई। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा किया गया प्रयास 1947 तक कामयाब रहेगा। अब आगे चलकर आगे देखो, इंग्लैंड जाकर लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। और यह सबसे दुर्लभ जानकारी है कि किस एकमात्र बंगाली गवर्नर या एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जिसने आत्महत्या की, कि एकमात्र बंगाली गवर्नर या एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर या एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, परंतु उसके बावजूद भी ये इंग्लैंड जाकर क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये थे अपने पहले गवर्नर। और आगे देखो, 1760 में होलवेल स्थानापन्न गवर्नर बना। माने इनके बाद में, किसके बाद में? लॉर्ड क्लाइव के बाद में अस्थायी गवर्नर कौन बने? होलवेल बने हैं। और जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ना 1756 में, ब्लैक होल की घटना, जिसे प्यारे बच्चों कालकोठरी की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना को क्या कहते हैं? कालकोठरी की घटना कहते हैं। और कालकोठरी की घटना में क्या हुआ था? बंगाल के नवाब सिराज ने अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें अंग्रेजों का दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। और उसी कालकोठरी की घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर का साथ दिया था। और यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, कालकोठरी की घटना से जीवित बचने वाला या कालकोठरी की घटना का आंखों देखा वर्णन बताने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? हालवेल। कि कालकोठरी की घटना का आंखों देखा वर्णन बताने वाला या कालकोठरी की घटना से जीवित बचकर आने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? हालवेल। कालकोठरी की घटना कब हुई? 1756 में। और किसके शासनकाल में? बंगाल के नवाब सिराज या सिराजुद्दौला। आगे देखो, 1760 से 1765 तक हेनरी वेंसीटोर्ट बंगाल के गवर्नर रहे। और इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। मानी बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ बिहार में। कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर हेनरी थे। और ये 1760 से 1765 तक रहते हैं। आगे देखो, 1769 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर जॉन कॉर्टियर था। ये छोटे छोटे हैं। इसके शासनकाल में 1770 में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। तो आधुनिक भारत का पहला सबसे भीषण अकाल कब पड़ा? ध्यान देना प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत का सबसे भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। प्राचीन भारत का
सबसे भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। उसी अकाल से तो प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था और आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ा 1770 में। और उस समय बंगाल के गवर्नर जॉन कॉर्टियर थे और राजस्थान का सबसे बड़ा काल है छप्पनिया काल, जो विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। अगले गवर्नर है प्यारे साथियों, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं, बंगाल के अगले गवर्नर या वायसराय में है वारेन हेस्टिंग। 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। इनका जन्म 1732 में और इनकी मृत्यु होती है 1818 में होती है। तो बंगाल के ये सबसे प्रसिद्ध गवर्नर, भारत के नहीं, भारत के तो बहुत प्रसिद्ध गवर्नर है, बंगाल के ये सबसे प्रसिद्ध गवर्नर माने जाते हैं वारेन हेस्टिंग, जो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। माने इनको रेगुलेटिंग एक्ट मानी कानून के तहत। आप कई बार उलझ जाते हो ना, कई बार आप उलझ जाते हो कि ये गवर्नर जनरल क्या होता है। मानी अब देखना, तो यहां पर देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग, जिसको कानूनी रूप से एक्ट के माध्यम से, लिखित माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पहले गवर्नर हमने पढ़ लिए हैं, ये हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बनाया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। प्यारे साथियों, मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा अपना टॉपिक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना कि इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में आधुनिक न्यायालय की स्थापना हुई, जिससे कहते हैं बंगाल सर्वोच्च न्यायालय। और उस बंगाल सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग के काल में किया गया। उसमें नियुक्त होकर आने वाले प्रथम न्यायाधीश थे 3 और बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश नियुक्त किया गया था एलिजा एमपी को। और बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। और प्रिवी काउंसिल प्यारे साथियों, बंगाल प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन का अंतिम अपीलीय न्यायालय था। प्रिवी जो काउंसिल है वो क्या था, ब्रिटेन का अंतिम अपीलीय। आगे देखो, भारत में न्यायिक सेवा का, जुडिशियल सेवा सर्विस, एक एक शब्द ध्यान देना है, बहुत ही क्वालिटी के शब्द ही मैं आपके लिए चुन चुन कर लेकर आया हूं, जो आपके लिए एग्जाम में वरदान साबित होंगे। कि भारत में जुडिशियल सर्विस या न्यायिक सेवा का जन्मदाता बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। कि भारत में न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विस का जन्मदाता बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। इनके समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और यह भारत का पहला आधुनिक न्यायालय था। यह भारत का क्या था, पहला आधुनिक कोर्ट था। यह भारत का पहला आधुनिक न्यायालय था, जिससे बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश। और आज यही जो है, आज सुप्रीम कोर्ट है, आज का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, 1772 में हेस्टिंग ने राजस्व बोर्ड का गठन किया था, जो राजस्व बोर्ड आज प्रत्येक राज्य में कार्यरत है। देखो, न्यायिक सेवा का जन्मदाता, जुडिशियल सर्विस का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग, आधुनिक कोर्ट का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग, और राजस्व प्रणाली का जो जनक है ये भी हम कह सकते हैं, या राजस्व बोर्ड के जनक भी कौन है, वारेन हेस्टिंग है। आगे देखो, 1784 का अधिनियम हेस्टिंग के शासनकाल में आया। 1773 का भी वारेन हेस्टिंग के काल में आया। 1784 का आया। 1784 के अधिनियम को प्यारे बच्चों सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, सेटलमेंट एक्ट के नाम से। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो प्यारे साथियों, द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने की थी? द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी लॉर्ड क्लाइव ने। द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने की थी? जो विश्व की सबसे बड़ी शासन प्रणाली है, और उस द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और उसको 1772 में हटा दिया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आगे देखो, 1772 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सालबाई की संधि कब हुई, 1782 में किन किन के मध्य हुई? बताओ प्यारे साथियों, सालबाई की संधि किन किन के मध्य हुई थी? वारेन हेस्टिंग के काल में। आगे है 1780 से 82 तक द्वितीय मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। और द्वितीय मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई? द्वितीय मैसूर युद्ध के समय मंगलौर की संधि हुई। और प्यारे बच्चों, मंगलौर की संधि हुई मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। मंगलौर की संधि हुई मैसूर कर्नाटक के राजा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी, श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी है, और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो भी आगे चलकर अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होगी। तो ये जो मैंगलोर की संधि, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो प्यारे बच्चों, द्वितीय मैसूर युद्ध का संबंध मैंगलोर की संधि से हुआ। और टीपू सुल्तान मैसूर अर्थात कर्नाटक के राजा थे, इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आगे देखो, 1774 ईस्वी में हेस्टिंग ने पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। और ये भी एक और दुर्लभ जानकारी आपके लिए, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कब स्थापित हुआ? भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1774 में स्थापित हुआ। और पोस्ट ऑफिस का जनक कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। और आज भारत विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। और भारत का पहला तैरता डाकघर कहाँ है? बताओ प्यारे साथियों, भारत का पहला तैरता डाकघर कहाँ पर स्थित है? और डाकघर की शुरुआत कलकत्ता से मानी जाती है। आगे देखो, भारत में कलेक्टरों की नियुक्ति सर्वप्रथम हेस्टिंग ने की थी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो भारत में कलेक्टर, जिसको आईएएस कहते हैं, जिसको डीएम कहते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, प्यारे साथियों, न्यायिक सेवा का जनक भी वारेन हेस्टिंग, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला भी वारेन हेस्टिंग, कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थापित करने वाला भी वारेन हेस्टिंग। माने कुछ भारत के लिए भले काम भी तो कर रहा है, भारत को आधुनिकता की ओर ले जा रहा है। और जो कलेक्टर आज जिसकी सबकी बनने की इच्छा होती है कि मैं भी आईएएस का एग्जाम
सिविल सर्विस का एग्जाम फाइट करूं और कलेक्टर बनूं। तो भारत में कलेक्टर के पद का सर्जन किसने किया था? भारत में कलेक्टर के पद का सर्जन वारेन हेस्टिंग ने किया। और एक जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर या डीएम होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। बनारस के राजा चौथ सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, मानी वारेन हेस्टिंग के सबसे ज्यादा विवादित संबंध किसके साथ थे? बनारस के राजा चौथ सिंह के साथ से। बनारस को काशी या वाराणसी के नाम से भी। और प्यारे साथियों, ऐसा कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी लगता है। आगे देखो, हेस्टिंग ने गलत आरोप लगाकर नंद कुमार को फांसी दिलवाई, जिससे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। मानी हेस्टिंग ने खुद की व्यवस्था निकालने के लिए नंद कुमार को 1775 में फांसी दिलवाई, जिसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। तो किस भारतीय पुरुष की फांसी की सजा को न्यायिक हत्या कहा जाता है? तो नंद कुमार की फांसी को न्यायिक हत्या कहा जाता है। इस न्यायिक हत्या का दोषी किसे माना जाता है? इस न्यायिक हत्या का दोषी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। देशी रियासतों के साथ सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस कहते हैं, मानी देशी रियासतों को घेरकर उन पर दबाव बनाना। देशी रियासतों को घेरकर उन पर दबाव बनाना और उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करने की नीति किसने अपनाई? वारेन हेस्टिंग ने। जैसे राज्य हड़प की नीति डलहौजी अपनाएगा आगे। तो देशी रियासतों को रिंग, मानी एक अंगूठी की तरह, रिंग की तरह घेरकर उन पर दबाव बनाकर उनसे ज्यादा कर वसूलने की नीति वारेन हेस्टिंग ने बनाई। और इन्हीं के काल में बड़े बड़े काम होते हैं। आगे देखते हैं। हेस्टिंग भारत का अकेला गवर्नर जनरल था जिस पर बरक ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बार बार एग्जाम में आता है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का या भारत के भी गवर्नर जनरल में शामिल करे कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ अंग्रेज अधिकारी बरक ने ही महाभियोग का मुकदमा दायर किया था बंगाल के न्यायालय में। और वैसे आज महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया से वर्तमान संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आगे देखो, बरक ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक जोठा बैलों का ठेकेदार, देखो और बहुत तगड़ी लाइन है बेटा ये, बरक नामक अंग्रेज अधिकारी ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक जोठा बैलों का ठेकेदार तथा अन्याय का मुखिया कहा था। और अन्याय का मुखिया कहकर इन पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। तो महाभियोग का आरोप झेलने वाले एकमात्र बंगाली गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। और यहां से ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार सुन रहे हो प्यारे बच्चों, और आपके लिए दुर्लभ क्वेश्चन होंगे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी दिवाली की ये जो क्लास है कि चूहा और नेवला किसको कहा गया? हेस्टिंग को। एक जोठा बैलों का ठेकेदार किस बंगाली गवर्नर को कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। अन्याय का मुखिया किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। और ये सारी बातें किसने कही? अंग्रेज अधिकारी बरक ने। आगे देखो, 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मानी इन्हीं के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में विलियम जोन्स नामक अंग्रेज ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखो, हेस्टिंग ने 1775 में अवध के नवाब आसुफदौला, हेस्टिंग ने 1775 में अवध के नवाब आसुफदौला से फैजाबाद की संधि की। कौन सी संधि की? फैजाबाद की संधि की, जिसके माध्यम से
बनारस पर ब्रिटिश का या अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मैंने क्या कहा प्यारे साथियों कि ये वारेन जो हेस्टिंग है ना, ये बनारस के राजा से निजी खुणस रखता था और हेस्टिंग 1775 में अपनी चाल में कामयाब होता है। अवध के नवाब आसुफदौला से फैजाबाद, फैजाबाद को प्यारे बच्चों आज अयोध्या कहते हैं। फैजाबाद को प्यारे बच्चों आज क्या कहते हैं? अयोध्या, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। फैजाबाद की संधि की और फैजाबाद की संधि के तहत और अंग्रेजों का बनारस, काशी या वाराणसी हिंदुओं के पवित्र स्थान पर नियंत्रण स्थापित हुआ। आगे देखो, हेस्टिंग ने 1773 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला से बनारस की संधि की, जिसके माध्यम से कड़ा इलाहाबाद को 50 लाख रुपए में नवाब को बेच दिया। कड़ा की, और किसी दिन ध्यान देना बेटा, कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी को भी मिली थी। एक चीज आपने बेटा इससे ये नोट की, हमारी भूमि, हमारे राजा, हमारी उपज, हमारे किसान, हमारी जमीन को हमको ही बेच रहे हैं अंग्रेज। किस कारण? हमारी आपसी फूट के कारण। अवध का नवाब अलग चलता है, बंगाल का नवाब अलग चलता है, सब में आपस में फूट है और आपसी फूट का फायदा ये ऐसे मुट्ठी भर जो अंग्रेज थे पूरे भारत पर धीरे धीरे ऐसे राज करने प्रारंभ कर देंगे। इनके शासनकाल में ये हुआ। अगले हैं अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं गवर्नर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेंगे 1786 से 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जन्म 1738 में होता है, इनकी मृत्यु 1805 में होती है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1805 में होती है इनकी मृत्यु। अब देखो, इनके लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में क्या क्या होता है? तिरते मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच हुआ, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इनके शासनकाल में हुई थी। कि श्रीरंगपट्टनम कहां है? कर्नाटक में। और श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी है? टिप्पू सुल्तान की राजधानी है। और वो श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई। आगे देखो, कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना किसने की? 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। पहला न्यायालय तो बंगाल में स्थापित हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, और वो वारेन हेस्टिंग के काल में। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक न्यायालय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, पटना, बिहार की राजधानी, मुर्शिदाबाद, बंगाल की पुरानी राजधानी में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना ये करते हैं। आगे देखो, 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला अंग्रेज गवर्नर, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला अलग है बेटा, ध्यान रखना है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला अलग है। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और प्यारे साथियों, ध्यान देना है कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एकमात्र अंग्रेज गवर्नर कौन है जिसका मकबरा भारत में है? बताओ प्यारे बच्चों, एकमात्र अंग्रेज गवर्नर कौन है जिसका मकबरा, जिसका समाधि स्थल भारत में है? तो आगे देखो, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता। रट लेना बेटा, कई बार एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सिविल सेवा या भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को।
कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। कि कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन किया। वारेन हेस्टिंग के द्वारा सृजित किए गए पद कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली लॉर्ड कार्नवालिस नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक कौन है? शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, मानी एक दूसरे को आश्रित कर दिया। और आज तक हम कार्नवालिस की इस बात का क्या कर रहे हैं? आज तक हम कार्नवालिस की इस बात का पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कैसे? कि कलेक्टर वैसे तो सबसे बड़ा होता है, एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, परंतु कलेक्टर भी न्यायालय से बड़ा तो नहीं है ना। कलेक्टर भी न्यायालय से तो बड़ा नहीं है। न्यायालय को अपनी जगह है, न्यायिक शक्तियां हैं। कलेक्टर को अपनी जगह शक्तियां, एसपी को मानी पुलिस सेवा को, मानी एसपी को अपनी खुद की शक्तियां होती है। अब एसपी कलेक्टर को गिरफ्तार कर सकता है ना, सरकार से आदेश लेकर, जब कलेक्टर कोई अपराध कर देता है, ठीक है। और उसके बाद कलेक्टर को न्यायालय भी तो दंडित कर सकता है। एसपी जब कर सकता, एसपी अपराध करता है तो उसको भी तो न्यायालय दंडित कर सकता है। तो ये जितने भी पदाधिकारी थे, इन पदाधिकारियों को एक दूसरे से बांधकर एक दूसरे पर आश्रित कर दिया कि कोई भी अपनी शक्ति का नाजायज फायदा ना उठाए और जिससे भ्रष्टाचार ना फैले। इसीलिए कार्नवालिस ने कलेक्टरों को, अब यदि सारी शक्तियां कलेक्टरों को मिल जाती तो कलेक्टर थोड़ी रहता, वो तो राजा हो जाता, वो तो वापिस राजतंत्र की ओर अग्रसर हो जाता, राजा हो जाता, वो तो मनमानी करता। तो इसलिए क्या किया इसने? शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। आगे देखो, बंगाल में स्थायी भू बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। माने ये क्वेश्चन भी बहुत ही, और वैसे तो मैं प्यारे साथियों हर चीज आज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में स्थायी भू बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। और भारत में पहले भूमि के स्वामी थे राजा। भारत में पहले भूमि के स्वामी कौन थे? राजा थे। भूमि सारी किसकी होती थी? राजा। जागीरदार और सामंतो केवल एजेंट थे राजा के कर एकत्रित करने के। और बंगाल में स्थायी भू बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू करके जमींदारों को क्या मान लिया गया? भूमि का मालिक या स्वामी मान लिया गया कि जिस जमींदार के पास जितनी भूमि है वही उसका क्या है? मालिक। इसके पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब देखो, इस बात से अब जागीरदार को भूमि का स्वामी मान लिया तो जागीरदार राजा को कर नहीं देगा। जब जागीरदार राजा को कर नहीं देगा तो राजा जागीरदार पर अटैक करेगा, जागीरदार पर अत्याचार करेगा, जागीरदार अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ जाएगा। अंग्रेज जागीरदार के साथ मिलकर राजा को अपदस्थ कर देंगे। मानी ये लूटने के बड़े बड़े नियम थे बेटा। पता चला ये हमको तो अच्छा काम लग रहा है, चलो अच्छा है काम कि जागीरदारों को भूमि का अरे किसानों को मानना चाहिए था ना असली बात तो। अब है ना, किसानों को भूमि पर खेती तो किसान करते, किसानों को मानना चाहिए था, वो आजादी तक माना नहीं गया। किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया आजादी के बाद, और वो बनाया आचार्य विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन चलाकर, मानी इतने तेज तरार और चालाक आदमी थे ये, लोमड़ी जितने चालाक थे ये अंग्रेज। देखो इनके शब्द पढ़े ना, थोड़ा सा समझे तो यार बड़े गोले आदमी थे ये भाई, बड़े गोले आदमी। देखो, जागीरदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनको राजा के खिलाफ कर दिया। राजा जागीरदारों पर अत्याचार करेगा, अटैक करेगा, तो जागीरदार, पता था कार्नवालिस को हमारी गोद में आकर बैठेंगे, हम जागीरदार की और जनता की जन भावना को लेते हुए राजा को अपदस्थ कर देंगे, वो राज्य हम हड़प लेंगे। कितनी तगड़ी चाल थी, फूट डालो और राज करो। आगे देखो, कार्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के पद को पृथक कर दिया। आज भी पृथक है। जज अलग होता है, सजा कौन देता है? जज। दीवानी जज अलग होता है, फौजदारी जज अलग होता है, कलेक्टर का शक्ति अलग, एसपी की शक्ति अलग। और इसी के हम सारे के सारे कानून आज अंग्रेजों के बनाए गए
काम में लेते हैं। कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के पद को पृथक कर दिया, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, जिले की समझ शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। मानी एक जिले की, और आज भी एक जिले की समझ शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित है, परंतु न्यायिक शक्ति जज के पास है, ग्रह की शक्ति पुलिस के पास है। इसका जनक कौन है? ऐसे काम लॉर्ड, देखो कुछ काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अच्छे किए जो आज तक चल रहे हैं, कुछ बुरे भी इन्होंने किए। आगे देखो, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो कोई अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, मानी वो लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। तो यह लाभ का पद, आपने बार बार सुनते हो ना कि कोई भी सरकारी टीचर होता है वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। मानी कोई भी सरकारी टीचर, जैसे आज भी कई बार आप सुनते हो ना कि सरकारी टीचर प्राइवेट कोचिंगों में नहीं पढ़ा सकता, सरकारी टीचर ये नहीं कर सकता, पुलिस वाला ये नहीं कर। मानी सरकारी कर्मचारियों को निजी लाभ के काम करने पर प्रतिबंध आज तक लगा हुआ ना, कि कोई भी सरकारी, जैसे आपने देखो चोरियां हर जगह होती है, परंतु आपने सुना होगा कि कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट स्कूल में जाकर एक्स्ट्रा क्लास से नहीं ले सकता, यदि वो पाया जाता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। ये इन चीजों का जनक भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के, मानी सरकारी कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। और चलती फिरती अदालतों का निर्माण किया, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को चलती फिरती अदालतों का जनक माना जाता है। और आजादी के बाद चलती फिरती अदालतों के जनक थे न्यायाधीश पीएन भगवती और एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलती फिरती अदालतों का जनक भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जिसका समाधि स्थल भारत में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर है जिसका समाधि स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के पास गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को लॉर्ड साहब का मकबरा कहा जाता है। नोट कर लेना प्यारे बच्चों, और व्याख्यात्मक की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता, किस अंग्रेज गवर्नर के मकबरे को या किस अंग्रेज गवर्नर के समाधि स्थल को लॉर्ड साहब का मकबरा कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगले गवर्नर हैं प्यारे साथियों लॉर्ड वेलेस्ली। कौन से हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। और इनका देखो ऊपर ही ऊपर, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली का जन्म 1760 में हुआ, मृत्यु 1842 में हुई। और इनका पहला ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि प्रथा का जनक किसे माना जाता है? सहायक संधि प्रथा का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। सहायक संधि प्रथा का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई सहायक संधियां ये हैं। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के साथ 1798 में। तो सहायक संधि करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? ध्यान देना बेटो, यहां से तगड़े तगड़े क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं। आज की क्लास से कोई भी एग्जाम दे लेना, एक या दो क्वेश्चन 100% आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेंगे। सहायक संधि करने वाली पहली भारतीय रियासत हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के मुस्लिम शासक को क्या कहते थे? निजाम कहते थे। बाद में की मैसूर, मैसूर आज कर्नाटक में है, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान का था। फिर तंजौर ने की, फिर उत्तर प्रदेश के अवध ने, फिर मराठों के पेशवा ने, फिर बरार के भोसलों ने, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर और सिंधिया ने 1804 में। तो इस प्रकार से अंग्रेजों से ये भारत में और भारतीय राजा सहायक संधियां कर लेते हैं, अंग्रेजों को कर देना स्वीकार कर लेते हैं। देखो पहले तो अंग्रेजों ने आपस में लड़ाया, राजा को जागीरदार से, जागीरदार को जनता से, मराठों को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, राजपूतों को मराठों से, मराठों को पिंडारियों से। पहले तो आपस में लड़ाया। फिर जो जो धनवान थे ना
उनको कहा कि आप हमसे संधि कर लो, यदि आपके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम आपका साथ देंगे। हमारे राजा ने क्या उपाय, कोई था नहीं। अब कोई भी उपाय नहीं बचा, केवल अंग्रेजों के चुगल में फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। अंग्रेजों ने यहां से शुरू किया, यहां यहां पकड़ते पकड़ते, और ये इंडिया को कब्जे में ले लेंगे 1857 तक, इनकी नीतियों के कारण। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बार बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार से, कौन कौन सी कमियों से हम धीरे धीरे एक मीठे जहर की भांति तड़प तड़प कर अंग्रेजों के गुलाम हुए, शोषित हो होकर हम अंग्रेजों के गुलाम हुए। आगे देखो, कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। माने इससे पहले वाले गवर्नर ने क्या कहा, कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, और इसने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए कि बिना ट्रेनिंग के कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता। तो कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए इसने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और ये क्वेश्चन तो कितनी बार एग्जाम में आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। कब की? 1800 ईस्वी में। इनके काल में क्या क्या हुआ? चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। इनके काल में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ इन्होंने बेसिन की संधि की। वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, किस बंगाली गवर्नर को बंगाल का शेर कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली, जो सहायक संधि प्रथा के जनक माने जाते हैं, उनको बंगाल का क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? उनको बंगाल का शेर कहा जाता है। वेलेजली ने कंपनी का अकबर का नाम से भी संबोधित किया गया। मानी लॉर्ड वेलेजली को ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, किस अंग्रेज गवर्नर को बंगाल का शेर कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर किसे कहते हैं? जैसे जिस प्रकार से अकबर ने डराकर धमकाकर मित्रता से वैवाहिक संबंध स्थापित करके मुगल साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया, मुगल साम्राज्य का विस्तार जिस प्रकार से अकबर ने किया, किसी के साथ संधि करके, किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को घेर कर, वही काम वेलेजली ने किया। अकबर जैसा किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी के साथ संधियां की, और ये अकबर की तरह एक शेर की तरह काम किया था इसने, और हर काम किया। तो इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर कहते हैं। 1799 में प्रथम बार प्रेस सेंसरशिप लगाई गई इनके काल में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। वेलेजली के शासन काल में 1803 में जनरल लेक ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। तो लाल किले को देखो प्यारे साथियों, ध्यान दो कि लॉर्ड वेलेजली के काल में ही जनरल लेक ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने वाला पहला अंग्रेज कौन है? लॉर्ड लेक। परंतु प्यारे बच्चों ध्यान दो, यही अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक राजस्थान के लोहागढ़ को नहीं जीत पाया। राजस्थान के भरतपुर जिले के लोहागढ़ को नहीं जीत पाया। और इसी लेक ने क्या कहा कि मिट्टी से बना होकर भी ये भरतपुर के जाटों का दुर्ग लोहे जितना मजबूत है, तब से उसे क्या कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। परंतु इसने लाल किले पर कब्जा कर लिया था लॉर्ड लेक ने। इस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। जब दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया गया तो ऐसा कहते हैं कि उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। एक बात और सुनने को मिलती है कि शाह आलम द्वितीय एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे अंधा कर दिया गया था।
कि शाह आलम द्वितीय एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे क्या कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था प्यारे साथियों। अब देखो अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड हेस्टिंग। एक तो थे वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, एक तो थे कौन, वारेन हेस्टिंग, और अब हैं लॉर्ड हेस्टिंग। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा दोनों में प्यारे साथियों। इनका कार्यकाल 1813 से 1823, जन्म होता है 1754 में, मृत्यु होती है 1826 में। तो देखो अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय, इस युद्ध में अंग्रेज जनरल गिली सपाई मारे गए तथा संगोली की संधि हुई। मानी लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने नेपाल को भी गुलाम बनाने की कोशिश की और इसमें अंग्रेज जनरल गिली सपाई मारे गए और संगोली की संधि हुई। और इसीलिए तो कहते हैं नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। और पता है यहां के गोरखे बड़े ही लड़ाकू थे। तो संगोली की संधि होती है अंग्रेज नेपाल युद्ध के समय, है ना। अंग्रेज चाइना युद्ध भी होगा, अंग्रेज चाइना पर भी अधिकार कर लेंगे पर नेपाल पर अधिकार करने में असफल रहेंगे। एक और कहते हैं कि नेपाल में इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी देश है और वहाँ पर ज़्यादा कुछ खनिज वगैरह धन वन इनको मिलने की जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो इनका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं था। तो ये शुरुआत में ध्यान देते हैं, शुरुआत में हार जाते हैं। गिली सपाई नामक अंग्रेज जनरल मारे जाते हैं और संधि कर लेते हैं और बाद में नेपाल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और यही नेपाल आगे चलकर 1857 के क्रांतिकारियों की शरण स्थली भी बनेगा। यहीं पर शरण लेगी अवध की बेगम हजरत महल, यहीं पर शरण लेंगे नाना साहब। और ये एक ऐसा देश है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ था। आगे देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1812 से 19 के मध्य हुआ तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशवा मराठों के होते थे और पेशवा का पद किसने समाप्त किया, पेशवा का पद 1818 में ही समाप्त कर दिया था हेस्टिंग ने। और बाद में इस नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए जाते हैं और नाना साहब को अंग्रेज पेशवा मानने से इनकार कर देते हैं। नाना माने 1818 में पेशवा के पद का अंत कर देते हैं। कानून के आज से अब कोई मराठों का पेशवा नहीं होगा क्योंकि मराठे हर जगह से हार चुके थे, हारते आ रहे थे। एकता उनमें भी नहीं थी, एकता राजपूतों में भी नहीं थी, एकता हिंदुओं में भी नहीं थी, एकता मुसलमानों में भी नहीं थी। माने अंग्रेजों ने तो अपनी ओर से पेशवा का पद समाप्त कर दिया परंतु मराठों ने नाना साहब को, जिनको धोदू पंत कहते हैं, उनको अपना पेशवा घोषित कर दिया और अंग्रेज उनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया, इनकी पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो नाना साहब अब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर क्रांति की ओर अग्रसर होंगे। नाना साहब के सेनापति होंगे तांता टोपे। तांता टोपे का असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखो बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना किनके शासनकाल में हुई, हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। आगे देखो हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने सुनहला झंडा प्रदान किया था। मानिए पिंडारी भी विदेशी आक्रमणकारी थे और अंग्रेज मराठों और पिंडारियों को आपस में लड़ाते, इन मराठों और पिंडारियों से राजपूतों पर अटैक करवाते। आगे देखो 1822 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, रैयत किसे कहते हैं, किसान को। रैयत किसे कहते हैं, किसान को। जैसे
अभी अभी हम पढ़कर आए, स्थायी भू बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी भू बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लगान वसूली के रेवतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? टॉमस या थॉमस मुरनोर ने लागू की। और रेतवाड़ी व्यवस्था लगान वसूली के लिए सबसे पहले कहां लागू हुई? मद्रास। मद्रास को आज किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, 1822 में मैकेंजी द्वारा लगान वसूली के लिए महलवाड़ी व्यवस्था भी लागू की गई। तो इन्हीं के शासनकाल में रेतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लगान वसूली के लिए शुरू की गई। और रेतवाड़ी शुरू की टॉमस मुनरो ने और महलवाड़ी लागू की 1822 में मैकेंजी के द्वारा लागू की गई। अगले अपने गवर्नर हैं जो ज्यादा प्रसिद्ध गवर्नर नहीं हैं, ठीक है, और वो हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट जो 1823 से 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, जिनकी मृत्यु 1773, जन्म 1773, मृत्यु हुई 1857 में, और उसी समय भारत में क्रांति होगी। तो देखो, तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। मानी ये पहला अंग्रेज गवर्नर था जो पहली बार मुगल बादशाह के बराबर बैठा था। मुगल बादशाह के बराबर बैठा। और उस समय मुगल बादशाह थे, प्यारे बच्चों, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय 18वें मुगल बादशाह थे। अकबर द्वितीय कौन थे? अकबर द्वितीय 18वें मुगल बादशाह थे। कुल मुगल बादशाह तो हुए ही 19 हैं। कुल मुगल बादशाह तो कितने हुए हैं? 19 हुए हैं। 18वें मुगल बादशाह थे। यही 18वें मुगल बादशाह है राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब देकर अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। यही मुगल बादशाह है 18वें मुगल बादशाह, सेमीफाइनल मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब देकर इंग्लैंड भेजेंगे। और वहीं पर इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी, जहां पर उनका समाधि स्थल है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। आगे देखो प्यारे साथियों, यहां पर आपको प्रथम बर्मा युद्ध, भरतपुर का अधिग्रहण इन्हीं के काल में हुआ। और बैरकपुर सैनिक छावनी में पहला जो सैनिक विद्रोह भी इन्हीं के काल में हुआ। भरतपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के काल में मिलाया गया। बैरकपुर छावनी में पहला सैनिक विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ था। और प्रथम बर्मा युद्ध भी इन्हीं के काल में हुआ। उस बर्मा को प्यारे बच्चों आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और ये बर्मा पहले भारत का एक राज्य था, उसकी राजधानी रंगून थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा इस बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता, जिनका जन्म 1774 में, मृत्यु 1839 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835। 1828 से 1835। तो देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के कहने से, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से, भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत में पहली बार कानूनी रूप से सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सती प्रथा को पूर्ण रूप से अवैध घोषित करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह करने के लिए किसने प्रेरित करवाया? भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दी बंगाल के नवाब ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ठगी प्रथा का अंत किया तथा शिशु वध का अंत किया 1830 में बेंटिक ने।
कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु नियुक्त किया। मानिए जो ठग, और आज भी है ना, आज तो सबसे ज्यादा ठग है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ठगी ठगी दरी है। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सती प्रथा का उन्मूलन भी 17वें रेगुलेशन एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। आगे देखो, बेंटिक के काल में 1833 का चार्टर अधिनियम या एक्ट बनकर आया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के भी अंतिम गवर्नर जनरल थे। कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के तो अंतिम गवर्नर जनरल है, ध्यान से सुनो, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब संपूर्ण भारत का गवर्नर होगा। तो इसलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? इसलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा पर क्या करते हैं, रोक। आगे देखो एक क्या क्या काम करते हैं। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की इन्होंने क्या की, घोषणा की। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। काम तो देखो बेटा अच्छे अच्छे कर रहे हैं। मैसूर 1831, कुर्ग कर्नाटक 1834 व मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। मैसूर को कंपनी में मिला लिया, कुर्ग को कंपनी में मिला लिया, मध्य कछार को कंपनी में मिला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना कर दी। हम अभी पढ़ के आए ना थोड़ी देर पहले कि चलते फिरते न्यायालयों की स्थापना किसने की? चलते फिरते न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की और लॉर्ड कॉर्नवालिस के चलते फिरते प्रांतीय न्यायालयों को बंद कर दिया। इसने सर्वप्रथम 12 संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति इन्होंने की थी। ठीक है, और अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड एलनबरो। अगले अपने गवर्नर कौन हैं प्यारे साथियों? लॉर्ड एलनबरो। तो देखो लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844। लॉर्ड एलनबरो का जन्म 1790 में, मृत्यु 1871 में। तो लॉर्ड एलनबरो के बारे में मुख्य मुख्य चीज मैं आपको बता देता हूं। सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1943 में चार्ल्स नेपोलियन के, ये 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय किया था। यह 1843 है प्यारे बच्चों, मिस प्रिंटिंग है। 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। देखो प्यारे बच्चों, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और दास प्रथा का अंत किया लॉर्ड एलनबरो ने। और विश्व में दास प्रथा का अंत किया था अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज इब्राहिम लिंकन को। तो विश्व में दास प्रथा का उन्मूलन किससे माना जाता है? जॉर्ज इब्राहिम, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन को। और भारत में दास प्रथा का समापन किसने किया? लॉर्ड एलनबरो ने। एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा जैसे आपसे पूछते हैं बंगाल का शेर किस गवर्नर को कहते हैं, है ना, या बंगाल का अकबर किस गवर्नर को कहते हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा किस अंग्रेज गवर्नर का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति पर आधारित था? वो है एलनबरो। वो क्या है? एलनबरो का है। अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड डलहौजी, भारत के सबसे ज्यादा चर्चित गवर्नर, भारत के सबसे ज्यादा चर्चित गवर्नर और सबसे ज्यादा भारत को लूटने वाले और वैसे भारत को बहुत कुछ देने वाले भी, भारत को बहुत कुछ देने वाले भी लॉर्ड डलहौजी, और भारत का सब कुछ छीनने वाले भी लॉर्ड डलहौजी। एक बार दोबारा सुनो, भारत को बहुत कुछ देने वाले भी
लॉर्ड डलहौजी और भारत का सब कुछ छीनने वाले भी लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति इन्होंने लागू की, गोद निषेध प्रथा इन्होंने लागू की, भारत में पहली बार रेल इनके काल में शुरू हुई और बड़े बड़े कांड और कारनामे इनके काल में होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके काल में हुआ। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में 29 मार्च 1849 को विलय कर लिया गया। तो पंजाब जो भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था, आज भी बहुत बड़ा, जिसकी राजधानी लाहौर थी और पंजाब पर सिख साम्राज्य का अधिकार था। सिखों के महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह के बेटा था खड़ग सिंह। खड़ग सिंह अयोग्य साबित हुआ और उसने संधि कर ली अंग्रेजों से, कोहिनूर का हीरा भेंट कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी का पहली सबसे बड़ी उपलब्धि है बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना। आगे देखो, व्यापकगत सिद्धांत के तहत निम्न क्षेत्रों को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत निम्न रियासतें हड़पी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बार बार इस बार रिट में भी आया था, ये क्वेश्चन तो कि लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति की शिकार होने वाली पहली रियासत सतारा कहां है? महाराष्ट्र में। जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, उदयपुर को दूसरी बार 1852 में, निचले बर्मा या पेंगू को 1852 में। माने इनको व्याप्तगत सिद्धांत के आधार पर हड़प लिया। पहला आपको याद में रखना है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? आगे देखो, झांसी को हड़पा 1853 में, महाराष्ट्र के नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। और अवध के बारे में तो कहा था कि ये गिलास कभी ना कभी हमारे मुख में आकर गिरेगा। ठीक है। 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया। ये क्वेश्चन तो प्यारे साथियों आईएएस तक के एग्जाम में आया हुआ है कि इनाम कमीशन का जो गठन है कहां किया गया? बंबई में। और इनाम कमीशन की गठन कब हुआ? 1852 में। चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों व सरकारी कॉलेजों की स्थापना की। मैंने क्या कहा? भारत को बहुत कुछ दे रहा है और भारत का सब कुछ लूट रहा है। देखो, भारत को बहुत कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? इनाम कमीशन। चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच हमें पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कॉलेज बना रहा है, हमारे लिए रेल चला रहा है, आवागमन के सुविधा बढ़ा रहा है, परंतु निजी स्थानीय भाषा के स्कूल और कॉलेज खोल रहा है, परंतु हमारा सब कुछ लूट भी यही रहा है। आगे देखो, 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। तो भारत में तोपखाने का पहला मुख्यालय कहां था? मेरठ, कलकत्ता में। और कलकत्ता से तोपखाने का मुख्यालय और कहां पर स्थापित कर दिया? मेरठ में 1856 में। इन्हीं की नीतियों के कारण तो 1857 की क्रांति होगी। माने कांड करके जाएगा लॉर्ड डलहौजी और बदनाम होगा क्रांति के लिए लॉर्ड कैनिंग। कांड कौन करेगा? कांड सारे कांड किए हड़पने के, लूटने के, सारे कांड किए डलहौजी ने। और क्रांति हुई कैनिंग के शासनकाल में, बदनाम हुआ बेचारा कैनिंग। आगे देखो, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो भारत की दो राजधानियां थी, तो शिमला को सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में बंबई से थाने के मध्य इनके काल में पहली रेल चली। 1853 में बंबई से थाने के मध्य पहली बार इनके शासनकाल में 34 किलोमीटर रेल चली थी। प्यारे साथियों, आप मुझे बताओ, भारत की दूसरी रेल कहां से कहां तक चली? बताओ कि भारत की दूसरी जो रेल है वो कहां से कहां तक चली। आगे देखो, 1853 में कर्नाटक व तंजौर के राजाओं की उपाधियों को समाप्त कर दिया। मानी जो भी तंजौर और दक्षिणी भारत के राजाओं को जो भी उपाधि दी जाती थी, उन उपाधियों का अंत भी किसने कर दिया? उन उपाधियों का अंत भी कर दिया लॉर्ड
डलहौजी ने 1854 में गंगा नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का नहीं, गंग नहर तो राजस्थान में गंगा सिंह की है। गंगा नहर का निर्माण करवाया इन्होंने 1854 में। मानी देखो, दे भी बहुत कुछ रहे हैं और पहले लूट भी सब कुछ लिया है। दूसरी रेल, अभी क्या पूछा मैंने, दूसरी देखो, दूसरी रेल 1854 में इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी। दूसरी रेल भी इन्हीं के काल में। डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच की गई। माने डाक प्रणाली तो हम पहले पढ़ के आ गए कि पहला डाकघर कलकत्ता में स्थापित हुआ और कलकत्ता से डाक तार प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी के समय में पहली बार भारत में 1854 में डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन किनके शासनकाल में हुआ? देखो, भारत में क्वेश्चन बनेगा, भारत में डाक तार व रेल प्रणाली का जनक कौन है? डलहौजी। गोद निषेध प्रथा, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, गोद निषेध प्रथा के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जनक लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किनके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आगे देखो, पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। आज भी पीडब्ल्यूडी कार्यरत है। और डलहौजी ने गवर्नर जनरल पद के कार्य दबाव को कम करने के लिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की कि 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। अब एक आदमी के पास पूरे भारत का वर्कलोड आ गया, तो पूरे भारत के उस गवर्नर के वर्कलोड को कम करने के लिए इसने बंगाल में एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति डलहौजी, डाकतार रेल प्रणाली का जनक डलहौजी, और वो पिस्टल थी ना मुंह से खोलने वाली, वो भी डलहौजी ही लाए थे। तो हमारा टॉपिक प्यारे साथियों राजस्थान भारत के प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का है। तो मैं आज की इस क्लास में आपको ज़्यादातर वही चीज़ें बताने का प्रयास किया है जो गवर्नर जनरल से संबंधित है, और बाकी का तो आपको पता ही है, इनका इतिहास भरा पड़ा है बहुत तगड़ा। तो वो हम आधुनिक भारत के इतिहास में या ब्रिटिश भारतीय इतिहास में मैं आपको कभी फिर अध्ययन कराऊंगा। आगे देखो, 1856 में डलहौजी के काल में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में संथाल जाति ने डलहौजी के काल में संथाल विद्रोह किया, और संथाल विद्रोह का वर्णन आनंद मठ नामक पुस्तक में, संथाल विद्रोह का वर्णन आनंद मठ नामक पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के इसी आनंद मठ में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी इसी आनंद मठ में है। और इसी आनंद मठ में संथाल जाति का बिहार और झारखंड राज्य का संथाल विद्रोह है। और संथाल विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ? डलहौजी। आईआईटी रुड़की की स्थापना भी, मानी भारत का पहला आईआईटी संस्थान रुड़की भी डलहौजी के शासनकाल में स्थापित हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस एक्ट मानी कानून इन्हीं के शासनकाल में आया। 1850 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी तो आज तक चीन क्या कहता है, ध्यान दो, आज तक चीन क्या कहता है कि सिक्किम मेरा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि 1850 में सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है, जिसमें कंचनजंगा चोटी है, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चीन और भूटान, उस सिक्किम को डलहौजी ने 1850 में भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1854 में लोक शिक्षा विभाग की डलहौजी ने स्थापना की। और यही डलहौजी की नीतियां, कुछ तो हड़पने की नीतियां और कुछ सुधारवादी नीतियां, दोनों नीतियों ने मिलकर 1857 की क्रांति की नींव रख दी है। और बदनाम होगा बेचारा आगे आने वाला
अंग्रेज गवर्नर। तो प्यारे साथियों, ये थे आज की अपनी बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल या वायसरायों का पार्ट फर्स्ट। 1857 तक ये थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के अंग्रेज गवर्नर कैनिंग होंगे। आगे के अंग्रेज गवर्नरों की उपलब्धियां और क्या क्या वो भारत को देते हैं, क्या क्या वो भारत से छीनते हैं, क्या वो भारत के लिए नया करते हैं, बाकी के आगे के अंग्रेज गवर्नरों का अध्ययन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो ये था प्यारे साथियों आज छोटी दिवाली की खुशी में मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल के गवर्नर या वायसरायों का छोटा सा संक्षिप्त और रोचक परिचय। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा लेता है आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। और मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपेक्स परिवार की ओर से और आपके अपने गुरु सुरेंद्र महला की ओर से दीपावली पर्व की, दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट।